हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आरएस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी करें, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक मशीन्स का टॉपिक अब हमने चालू किया है, सेकंड लेक्चर है ये उसका। अगर इससे पहले का जेट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पे जीके जीएस की अपडेट के लिए। इंजीनियर मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स हम कवर कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से सॉरी, हाइड्रोलिक मशीन्स हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। सेकंड लेक्चर ये है उसका। इम्पल्स टरबाइन आज का टॉपिक है। बिफोर क्वेश्चन डिस्कस करें, चलिए थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। टरबाइन क्या होती है? तो टरबाइन एक मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी कि हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब हाइड्रो मतलब वाटर। तो जो वाटर एक टाइप का फ्लूइड ही है। तो जो फ्लूइड नॉर्मली जो टरबाइन होती है उसमें हम जो हाइड्रोलिक टरबाइन होती है उसमें हम वाटर ही यूज करते हैं। ओके। तो जो इस वाटर के पास एनर्जी है उस एनर्जी को हम यहाँ पे टरबाइन लगा के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसके शाफ्ट को घुमाएंगे। ठीक है। तो हाइड्रोलिक टरबाइन को वाटर टरबाइन भी बोलते हैं। और ये मेनली दो प्रकार की होती है, एक इम्पल्स टरबाइन, एक रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में क्या होगा कि टोटल एनर्जी एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो ओनली काइनेटिक एनर्जी जो होगी यहाँ पे यूज होगी। प्रेशर ऑफ वाटर बोथ एट द एंट्री एंड लीविंग वेन्स इज एटमॉस्फेरिक। प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। हाई हेड होती हैं, हेड यहाँ पे ज्यादा होता है। मतलब जो डैम बनते हैं ना, ऊंचे ऊंचे डैम होते हैं। तो ऊंचे डैम से पानी आता है, फिर हम टरबाइन को रोटेट करते हैं। इस टाइप की टरबाइन होती है। पेल्टन व्हील इसका बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल है। हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। तो जो पेल्टन व्हील है वो आपका टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है। पर आपको पता है, इस लाइन से एक क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन इस लाइन में एक छुपा हुआ है। ये जो द प्रेशर ऑफ द वाटर बोथ एंटरिंग एंड लीविंग, ये क्वेश्चन छुपा हुआ है। हाई हेड एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। और अगर किसी ने पूछ लिया तो फिर ये भी हो सकता है। ठीक है। तो इस पूरे से इतने से पैराग्राफ में तीन क्वेश्चन है आपके। तीन तो है ही है, चौथा भी बन सकता है। इन अ रिएक्शन टरबाइन टोटल एनर्जी जो होती है एट इनलेट ऑफ द टरबाइन इज काइनेटिक एनर्जी एज वेल प्रेशर एनर्जी। तो इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में प्रेशर एनर्जी को भी यूज करेंगे। लो हेड ऑफ वाटर है, मान लीजिए ऊंचा डैम नहीं है तो भी है, हम वहां पे रिएक्शन टरबाइन लगाएंगे। फ्रांसिस, कापलान, प्रोपेलर, ये सब इसके शाइनिंग एग्जांपल्स हैं। फिर आज का टॉपिक जो है वो है इम्पल्स टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन के बारे में भी थोड़ी चीजें देख लेते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो याद कर लीजिए। द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द इम्पल्स टरबाइन इज द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन द व्हील टू द एनर्जी ऑफ द जेट। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होगी कि वर्क डन कितना किया व्हील पे, और जो एनर्जी जेट की थी, मतलब हाइड्रोलिक जो एनर्जी थी। Hydraulic efficiency is of impulse turbine is maximum when the velocity of the wheel is half the velocity of jet। मान लीजिए ये टरबाइन है और इसके ये हमारे पास बकेट शेप की ये वेन्स है और ये u वेलोसिटी से घूम रहा है और इसके ऊपर जो जेट आ रहा है वो v वेलोसिटी से। तो u बाय v जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो देगा वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस फाइव बाई टू, और फाइव जो है वो एंगल है ऑफ ब्लेड टिप एट आउटलेट। ओके। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी? तो मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी जो एक्चुअल वर्क मिला। देखिए यहां पे क्या था, वर्क डन ऑन द व्हील। तो वर्क डन हुआ जो व्हील पे, पर उसमें कुछ लॉसेस हो जाएंगे और बाकी की जो एनर्जी होगी वो एक्चुअल वर्क हमें इस टरबाइन से मिलेगा। तो एक्चुअल वर्क ऑफ द टरबाइन टू द एनर्जी इंपार्टेड टू द व्हील। तो जितनी एनर्जी हमने व्हील पे इंपार्ट की उसके रेशियो हमारे एक्चुअल वर्क से तो हमें मिल जाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? तो ओवरऑल एफिशिएंसी में काम करो, ऊपर का वर्क डन रख लो और यहाँ पे एनर्जी इंपार्ट रख लो। तो एक्चुअल वर्क डन और एनर्जी इंपार्टेड। तो एक्चुअली एनर्जी जो सप्लाई हुई टरबाइन पे और एक्चुअली जो पावर प्रोड्यूस हुई, इसका रेशियो जाएगा हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी। विड्थ जो होती है वो 5 टाइम्स रखी जाती है। डेप्थ जो होती है वो 1.2 टाइम्स होती है डायमीटर ऑफ जेट के। नेक्स्ट, कितनी बकेट्स होंगी? यहाँ पे मैंने 2 बकेट ड्रॉ की है, ऐसे कितनी बकेट्स होंगी?
तो वो डिपेंड करेगा उसके डायमीटर ऑफ जेट पे। ठीक है, तो डायमीटर जो है व्हील का, सॉरी डायमीटर, और डायमीटर ऑफ जेट, तो इन दोनों का रेशियो बाई 2 + 15। और ये जो कैपिटल डी बाई डी है, इसके रेशियो को कहते हैं जेट रेशियो। इसको कहीं कहीं एम से डिनोट करते हैं, तो m/2 + 15 भी आपको लिखा हुआ दिखेगा। एसएससी जेई वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट एम्प्लॉयड जो होते हैं वो 6 होते हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं ना, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये तो पूछा ही गया है, और ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये एफिशिएंसी वाला, ये सारे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तो हर लाइन ही एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अब ब्रेकिंग जेट इन इम्पल्स टरबाइन क्या होता है? तो मान लीजिए मैं आपको अगर एक टरबाइन बना के दिखाऊं इस टाइप की, अगर मैंने 4 व्हील की टरबाइन बना ली, ओके, इस टाइप से, तो क्या होगा ना कि मान लीजिए यहां से पेन स्टोक है हमारा जिससे पानी अंदर आता है। ये मोटा सा पाइप रहता है, इसके सामने नोजल लगा देते हैं हम। और उस नोजल से क्या होगा कि ये जो जेट है ये हाई वेलोसिटी से इस पे इम्पार्ट करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये वेलोसिटी से ही घूम रहा है, फिर जब हम इसको बंद करते हैं ना, इसको जब बंद करते हैं, तो वाइब्रेशंस में एक टॉपिक होता है विर्लिंग स्पीड। तो विर्लिंग स्पीड पे जब ये शाफ्ट रन करती है ना, तो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होते हैं, और हो सकता है कि ये जो आपका रनर रनर है ना, ये सब टूट जाए और आदमी जो है यहाँ पे सब उनको लगे और मौत भी हो सकती है। तो क्या करते हैं ना कि उस विर्लिंग स्पीड पे शाफ्ट ना पहुंचे, उससे पहले ही उसको रोक लिया जाए, मतलब बहुत तेजी से इसकी स्पीड गिराते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर दिया, इस वॉल को बंद कर दिया, यहाँ से कोई पानी नहीं आ रहा, और इसके पीछे से उल्टा जेट चला दिया। यहीं से कनेक्ट कर लिया होगा इसको, यहां से इसको कनेक्ट करके लाए। अब इसके पीछे से चला रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रेकिंग जेट। इससे क्या आएगी, इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियली ये इस तरीके से घूम रहा था, पर जब यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये स्टॉप कर जाएगा। उसको बोलते हैं हम ब्रेकिंग जेट, और ये यूज करते हैं ताकि रनर को हम रेस्ट पे ले आए इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वेल्डिंग स्पीड पे आए उससे बहुत पहले ही, मतलब बहुत तेजी से ले आओ, ताकि एम्पलीट्यूड आपका बहुत ज्यादा ऊपर जा ही ना पाए। इसलिए हम यूज करते हैं इसको कि जल्दी से हम इसको रोक सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन बाय द टर्बाइन डिपेंड्स करता है किस पे? तो जब हमने जेट देखा था, तो हम उसमें WAV² की बात कर रहे थे। तो वेट जो है टर्बाइन का, वेट क्या दिखाएगा, वेट क्या होता है, ρAg, ये ρAvg हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेट हो जाएगा। mg होता है ना, mg को कैसे लिखोगे, ρQg, और q को कैसे लिखोगे, ρAvg। तो ये डिपेंड करता है हमारा किस पे डिपेंड करेगा, वर्क वेट, वेट पे, वेट ऑफ द वाटर फ्लोइंग, उस पे डिपेंड करेगा वर्क डन बाय टरबाइन। पेल्टन व्हील क्या है, तो आपको पता है टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। In an impulse turbine, the jet of water impinges on the bucket with a low velocity and after the flowing the leaves with the high velocity। ये बोल रहा है कि धीमे धीमे पानी आता है और टरबाइन पे पड़ के उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, फॉल्स होता है। उल्टा तेज वेलोसिटी से आएगा, उस वेलोसिटी की जो एनर्जी है वो टरबाइन एब्जॉर्ब करेगी, खुद तेज घूमने लग जाएगी, और वाटर जो है वो कम वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। इंपल्स टरबाइन जो होती है वो आपको पता है हाई हेड के लिए यूज होती है, अभी हमने देखा। एन इंपल्स टरबाइन, द प्रेशर ऑफ वाटर बोथ एट एंट्री एंड द लीविंग ऑफ द वेन इज एटमॉस्फेरिक, बिल्कुल सही है। हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन इज नोन एज द नेट इफेक्ट। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डैम है, ये आपने डैम बना के रखा है, यहां से आप पानी लेके आ रहे हैं और यहां पे आपकी टरबाइन लगी हुई है। ठीक है, ये जो टोटल हेड होगा ना आपका, ये जो टोटल हेड होगा, इसे कहेंगे ग्रॉस हेड, इसे कहते हैं ग्रॉस हेड। मगर फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा है कि जब पाइप के अंदर फ्लो करता है कोई भी फ्लूइड, तो कुछ लॉसेस होते हैं जिसको बोलते हैं FLV। हम निकालते हैं FLV²/2GD से। ठीक है, हाइगन पॉसली इक्वेशन, इससे हम निकालते हैं। तो जब इस पाइप में फ्लो करेगा तो इसमें भी कुछ लॉसेस हो जाएंगे। तो जो हमारा H था, HG बोल दूं मैं जिसको, टोटल जो ग्रॉस हेड था, उसमें से अगर मैं ये H फ्रिक्शनल माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा नेट हेड, जिसे H से डिनोट करते हैं। तो H जो हो जाएगा HG माइनस HF हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, नेट हेड, ये है ग्रॉस हेड, और ये है फ्रिक्शनल हेड। तो जो हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, तो यहां पे जब नोजल से निकलने वाला होगा तो जो हेड होगा वो होगा H। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, अ ग्रॉस और द टोटल हेड ऑफ द टर्बाइन इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द लेवल एट द रेस टू टेल हेड। तो ये जो आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको देखने को मिलेगा ग्रॉस हेड। ठीक है, फिर जो एच जी है तो ग्रॉस हेड टोटल हेड होता है, और एच एफ जो है वो फ्रिक्शनल हेड होता है। तो बताओ इफेक्टिव हेड या नेट हेड कितने के बराबर होगा, तो वो मैंने बताया आपको एच जी माइनस एच एफ होगा। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द इंपल्स टरबाइन क्या होगी, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो इंपल्स टरबाइन की होती है वो होती है रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क ऑन द टरबाइन टू द एनर्जी ऑफ द जेट। तो हमने ये शुरुआत में ही देख लिया था, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी होती है, तो एक्चुअल जो वर्क अवेलेबल हुआ टू द एनर्जी इंपार्टेड, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और ओवरऑल एफिशिएंसी जो होगी वो रेशियो होगी एक्चुअल पावर का टू द एक्चुअल सप्लाइड, है ना, दोनों में एक्चुअल लगा हुआ है, 30 का आपका ए ऑप्शन है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ इंपल्स टरबाइन मैक्सिमम कब होगी, तो हमने देखा था U बाय V का जो वैल्यू होती है वो 1/2 के बराबर होती है, और ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 1 प्लस कॉस फाई बाई 2, जहां पे फाई जो है वो ब्लेड एंगल है, तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियो की शुरुआत में। जो ओवरऑल एफिशिएंसी होगी ना, ओवरऑल एफिशिएंसी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको मिलेगा ओवरऑल एफिशिएंसी के फॉर्म में, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखिए। कई बार आपको इस पे डेटाबेस क्वेश्चन भी आ सकता है। मान लीजिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कुछ दे दी इसने और मैकेनिकल एफिशिएंसी दे दी, ओवरऑल पूछ ली, मतलब तीन में से कोई सी भी दो दे देगा, एक पूछ लेगा, तो फॉर्मूला याद रखो, डेटाबेस क्वेश्चन बन सकता है इसमें से फॉर्मूला बेस्ड। ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो 0.85 से लेके 0.9 के बीच में वेरी करती है आपकी, तो काफी अच्छी एफिशिएंसी मिल जाती है। फिर है द डबल ओवरहैंग पेल्टन टरबाइन में क्या होता है, तो दो रनर होते हैं। तो डबल ओवरहैंग पेल्टन टरबाइन कहीं भी होगी तो उसमें से दो रनर होंगे, ठीक है। फिर है कि द विड्थ ऑफ द बक, तो विड्थ हमें पता है जो है वो 5 टाइम्स रखी जाती है, शुरुआत में डिस्कस किया। ये सारी चीजें जो है ना ये याद ही रखनी है, अब इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता। अब आप इसमें ये मत बोलिएगा कि सर आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया, अब ये हमको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यार ये याद ही रखना है। मैंने भी याद रख के रखा है, 5 टाइम्स होती है, डेप्थ जो होती है वो 1.2 टाइम्स होती है, और कितने रनर होंगे उसमें कितनी वो होंगे, तो वो हो जाता है m/2 प्लस 15, तो ये भी याद रखो। जेट रेशियो क्या होता है, तो जेट रेशियो होता है जो पेल्टन व्हील का डायमीटर है कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ये भी आपको याद रखना है, ये इसी तरीके से डिफाइंड है। इसमें से कौन सी इंपल्स टरबाइन नहीं है, तो शुरुआत में ही हमने देखा था पेल्टन टरबाइन इंपल्स टरबाइन है, पर कापलान टरबाइन जो है वो है हमारी रिएक्शन टरबाइन। जो हमारी कापलान टरबाइन होती है वो लो हेड पे वर्क करेगी, ओके, लो हेड हाई डिस्चार्ज डिस्चार्ज, जबकि पेल्टन टरबाइन जो होगी वो हमारी वर्क करेगी हाई हेड पे और लो डिस्चार्ज पे, ओके। नेक्स्ट, तो नंबर ऑफ बकेट कितनी होंगी, तो 15 प्लस D/D, और कैपिटल D/D को ही हम M बोलते हैं, जिसे हम जेट रेशियो भी कहते हैं, जेट रेशियो, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट कितने रखे जाते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जेट होंगे इंपल्स टरबाइन में वो हम रखते हैं 6। तो बकेट जो होंगी उसका फॉर्मूला ये है, और नंबर ऑफ जेट जो होंगे हो जाएंगे हमारे 6। अगर इससे ज्यादा रखते ना, एक्चुअल में देखो क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे रनर होंगे, बकेट्स होंगी, सॉरी, ठीक है। अब एक जेट होगा यहाँ पे इस तरीके से स्पैक करेगा, दूसरा जेट इस तरीके से लगाएंगे, तीसरा जेट इस तरीके से लगाएंगे, फिर एक चौथा इधर से लगा दिया, पांचवा इधर से लगा दिया, तो इस टाइप से मल्टीपल जेट्स रखते हैं हम, एक ही नोजल से पूरा डिस्चार्ज नहीं देते, थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज बहुत सारी नोजल से, तो मैक्सिमम 6 रखते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो का एंड है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। Thanks for watching, and as always, have a nice day.